स्टूडेंट, मैं चौधरी मोटाराम मीर मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 NRD निर्वाणा सूरतगढ़ से क्लास बीएड सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, टॉपिक पितृसत्ता। लास्ट क्लास में हमने पितृसत्ता की इंट्रोडक्शन के बारे में और पितृसत्ता के सकारात्मक पक्षों पर चर्चा की थी। आज की क्लास में हम पितृसत्ता के नकारात्मक पक्षों पर चर्चा करेंगे कि जो हमारा ये समाज है वो पितृसत्ता का विरोध करता है, किस तथ्यों पर, किस पक्ष के आधार पर भी वह कहता है कि जो हमारा समाज है उसमें पितृसत्ता नहीं होनी चाहिए। तो पितृसत्ता के नकारात्मक पक्ष, जो उसके अंदर पितृसत्ता की जो नकारात्मक पक्ष है उसके अंदर पहला पॉइंट है नारी शक्ति का अपमान। कहते हैं कि नारियों में विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, शारीरिक तथा मानसिक, परंतु जब तक हमारे समाज में पितृसत्ता या पुरुष की प्रधानता रहेगी तब तक महिलाओं को अपनी शक्तियों के उपयोग करने के अवसर नहीं दिए जाते। कि जैसे कि अपने पहले क्लासों में भी पढ़ा है कि जो नारी का जो कार्य क्षेत्र है वो घर तक सीमित है और घर के बाहर के जो भी कार्य है वो पुरुष वर्ग के द्वारा किए जाते हैं। कि कहते हैं कि जो नारी में योग्यता है, शक्ति भी है कि वो बाहर के कार्य कर सकती है, परंतु उसको जो पुरुष प्रधान समाज है उसके द्वारा महिलाओं को अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करने के अवसर ही नहीं दिए जाते हैं। कि जैसे कि आज हम देखते हैं कि जो महिला वर्ग है वो घर के अंदर भी कार्य कर रही है और घर के बाहर भी कार्य कर रही है, तो उसमें योग्यता है, शक्ति है, तभी वो दोनों घर और बाहर दोनों के कार्य को संभाल रही है। परंतु जो पितृसत्ता है वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता है। पितृसत्ता कहता है, पितृसत्ता इसीलिए जो हमारा समाज है वो पितृसत्ता का विरोध करता है, क्योंकि पितृसत्ता के अंतर्गत जो महिलाएं की जो शक्ति है उनका उपयोग ना होकर उनको सदैव ही अपमानित किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, शक्ति असंतुलन। कहते हैं कि पितृसत्ता के अंदर शक्ति का असंतुलन होता है, क्योंकि पितृसत्ता में ऐसा होता है कि जो पुरुष वर्ग है उसको अधिकार अधिक मात्रा में दिए गए हैं और जो महिला है उसको अधिकार कम मात्रा में दिए गए हैं। कहते हैं कि जो गृहस्थ जीवन है उसमें दो मुख्य ध्रुव होते हैं, एक होता है स्त्री और एक होता है पुरुष। तो दोनों गृहस्थ जीवन का संचालन तभी हो सकता है कि जब दोनों स्त्री या पुरुष दोनों को समान अधिकार दिए जाएं। परंतु जो पितृसत्ता है उसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसमें तो क्या होता है कि एक पक्ष को अधिकार अधिक मात्रा में और दूसरे पक्ष को जो अधिकार है वो कम मात्रा में दिए जाते हैं। इसलिए जो पितृसत्ता व्यवस्था है उसके अंदर एक तो शक्ति का असंतुलन होता है और दूसरी ओर जो पुरुष वर्ग है उसके द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी किया जाता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, असंतुलित विकास की स्थिति। पितृसत्ता व्यवस्था के अंतर्गत असंतुलित विकास की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि जो भी कार्य है, जो भी ज़्यादातर जो भी निर्णय है वो पुरुष वर्ग के द्वारा लिए जाते हैं, महिला वर्ग को सिर्फ उसका अनुकरण करना होता है। इससे क्या होता है, लैंगिक विभेद उत्पन्न होता है, मतलब लिंग के आधार पर जो विभेद है वो उत्पन्न होता है। परिवार के अंदर नारियों की शक्ति या योग्यता का उपयोग नहीं हो पाता है, जिससे एक और तो जो नारी का विकास है वो संभव नहीं होता और दूसरी ओर जो सामाजिक विकास है वो भी अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए इस प्रकार संपूर्ण राष्ट्र में ही असंतुलित विकास की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नारी के प्रति घरेलू हिंसा। कहते हैं कि जो पितृसत्ता व्यवस्था है उसके अंदर नारी के प्रति घरेलू हिंसा की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि पुरुष वर्ग के द्वारा हमेशा महिला वर्ग को अपने अधीन समझा जाता है। कहते हैं कि जैसे कोई परिवार है उसमें जो भी डिसीजन है वो पुरुष वर्ग के द्वारा लिए जा रहे हैं, चाहे वो सही है या गलत है, परंतु जो पुरुष है उसकी ये इच्छा होती है कि जो पत्नी है उसके डिसीजन का हमेशा ही सम्मान करे, चाहे वो गलत है या सही है। अगर उसने उसकी जो भी डिसीजन है उसको सही कह दिया तो चलता रहता है, ठीक है। अगर उसमें थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट कर दिया तो उसको क्या है, शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, मतलब उसके साथ मारपीट की जाती है या उसके साथ गाली गलौज की जाती है। इसलिए जो हमारा ये समाज है वो पितृसत्ता का विरोध करता है और वह पितृसत्ता को एक त्रुटिपूर्ण व्यवस्था के रूप में देखता है। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नारी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण। कहते हैं कि नारी के प्रति हमेशा ही पितृसत्ता के अंतर्गत नकारात्मक दृष्टिकोण रखा जाता है। जो पुरुष है वो हमेशा ही नारियों को अपने अधीन समझता है, वह खुद को तो नारी वर्ग का मालिक और जो नारी वर्ग है उसको दासी या सेविका समझता है। तो कहता है कि वो किसी भी तरह से नारियों का उपयोग कर सकता है। तो इस प्रकार कहते हैं कि जो नारी के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण होता है पितृसत्ता के अंतर्गत, इसीलिए जो हमारा ही समाज है वो पितृसत्ता का विरोध करता है और कहता है कि जो पितृसत्ता है वो नारियों के लिए हितकारी नहीं है।
अब हम बात करते हैं 6 पॉइंट की, नारी योग्यता का अपमान। कहते हैं कि पितृसत्ता में नारी की योग्यता का अपमान होता है, क्योंकि जब भी कोई कार्य किया जा रहा है, कोई भी डिसीजन घर से संबंधित लिया जा रहा है, तो नारी की सलाह नहीं दी जाती, नारी के विचार जानने का प्रयास नहीं किया जाता। तो इस प्रकार नारी की योग्यता का अपमान होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अपने बात करते हैं कि कोई पिता है, जैसे कोई फादर है, वो अपनी बेटी को विद्यालय या स्कूल इसीलिए नहीं भेज रहा क्योंकि गांव में जो अन्य लोग हैं वो भी अपनी बेटियों को विद्यालय नहीं भेजते हैं। अगर जो महिला है, जो उसकी पत्नी है, वो उसे बोलती है कि अपने को बेटा या बेटी को विद्यालय स्कूल भेजना ही चाहिए, क्योंकि आज के जो टाइम में जो शिक्षा है बहुत ही जरूरी है, परंतु जो पुरुष है उसके द्वारा इस चीज़ को अस्वीकार किया जाता है। इस प्रकार नारी की जो योग्यता है उसका अपमान समझा जाता है। इस प्रकार जो हमारा ये समाज है वो पितृसत्ता का विरोध करता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नारी अधिकारों का अभाव। कहते हैं कि पितृसत्ता के अंतर्गत नारी अधिकारों का अभाव होता है। नारी को हमेशा ही पुरुष के कार्यों में कार्य जब वो करता है उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। अगर वो किसी भी तरह से उसको ना करे या मना कर दे तो उसको कई प्रकार के सामाजिक आरोप लगाए जाते हैं। इस प्रकार कहते हैं कि जो पितृसत्ता व्यवस्था है उसमें नारी अधिकारों का अभाव देखा जाता है कि नारी को जो सामाजिक व्यवस्था है या पारिवारिक व्यवस्था है उस पर खुलकर बोलने के अवसर ही नहीं दिए जाते। अगर वो खुलकर बोलना भी चाह रही है तो भी उसको किसी न किसी उसके ऊपर सामाजिक दबाव बनाकर उसको चुप करा दिया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, मानवता के प्रतिकूल व्यवस्था। जो पितृसत्ता है वो मानवता के प्रतिकूल व्यवस्था है, क्योंकि कहते हैं कि जो भी परिवार है उसके संचालन में जब महिला व पुरुष दोनों की समान भूमिका है तो पुरुष वर्ग को अधिक मात्रा में अधिकार क्यों दिए गए हैं कि जैसे जो पुरुष है वो कभी भी स्त्री के बिना परिवार का संचालन नहीं कर सकता, और वैसे ही स्त्री भी पुरुष के बिना परिवार का संचालन या सृजन नहीं कर सकती। तो करके बोला जाता है कि जो पितृसत्ता व्यवस्था है वो मानवता के प्रतिकूल है, क्योंकि मानवता के अंतर्गत हमें ये हमेशा ये बात समझाई जाती है कि सभी को समान अधिकार दिए जाने चाहिए, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है। इसीलिए पितृसत्ता का हमारे समाज में विरोध होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नारी विकास का अभाव। कहते हैं कि जो नारियां हैं उनमें विभिन्न प्रकार की योग्यताएं भी हैं, शक्तियां भी हैं, परंतु जो योग्यता उसके अंदर है या जो शक्तियां हैं उनका उपयोग नहीं होगा तो जो उनकी योग्यता उनका विकास नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अपने बात करते हैं कि जैसे कोई लेडीज़ है उसको मतलब स्टिचिंग करने का बहुत शौक है, सिलाई वो बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, परंतु उसे सिलाई ना करने जो पुरुष वर्ग के द्वारा उसको सिलाई का कार्य करने ही नहीं दिया जा रहा और उसे जो घर के कार्य उसमें लगा दिया जाता है। तो क्या होता है कि जो नारी का विकास है, नारी की जो योग्यता थी उसका पूर्ण रूप से विकास ही नहीं हो पाया। इस प्रकार कहा जाता है कि नारी विकास का अभाव है जो पितृसत्ता के अंतर्गत देखा जाता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नारी जागरूकता का अभाव। कहते हैं कि जो पितृसत्ता है उसमें नारी की जागरूकता का अभाव होता है। नारी की जागरूकता अभाव होता है कि जो नारी है उनको शुरू से ही बता दिया जाता है कि उसे अपने शादी के बाद अपने पति की आज्ञा का पालन करना है। जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनके वो जो भी बात कही उस बात को मानना है, चाहे वो सही है या गलत है। इसलिए नारी जो है नारी को अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता है, तो उसके जो महिला है उसको अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से ज्ञान ही नहीं होता। इसीलिए पितृसत्ता व्यवस्था के अंतर्गत नारी जागरूकता का अभाव देखा जाता है। इसी प्रकार जो हमारा ये समाज है वो इस चीज़ का विरोध करता है। अब हमने देखा कि ये जो पक्ष है इसके आधार पर ही जो पितृसत्ता है उसको स्वीकार नहीं किया जाता। तो अपने जो लास्ट क्लासेस में हमने पितृसत्ता के सकारात्मक पक्षों पर चर्चा की और आज की क्लास में हमने पितृसत्ता के नकारात्मक पक्षों पर चर्चा की है। कहते हैं जो उसका सकारात्मक पक्ष है वो तो पितृसत्ता को एक आदर्श रूप में विकसित करते हैं, और जो नकारात्मक पक्ष है वो पितृसत्ता को अनुचित मानते हैं। तो जो नेक्स्ट है जो पितृसत्ता का आगे है पितृसत्ता का आदर्श रूप। आगे अपनी बात करते हैं पितृसत्ता का आदर्श रूप।
पितृसत्ता का जो आदर्श रूप है उसमें कहते हैं कि जो पितृसत्ता का जो आदर्श रूप है उसे प्राचीन समय में भी स्वीकार किया जाता था और वर्तमान समय में भी उसको स्वीकार किया जाता है, क्योंकि कोई भी व्यवस्था उस समय आदर्श रूप ग्रहण करती है जब वो विभिन्न प्रकार के दोषों से मुक्त हो जाए। कहते हैं कि जो पहले का टाइम था उसमें जो पितृसत्ता थी वो अपने आदर्श रूप में थी और धीरे धीरे क्या हुआ, उनमें विभिन्न प्रकार के दोष आ गए। तो आज जो पितृसत्ता है वो कहते हैं कि उसमें वो दोषपूर्ण हो चुकी है। तो कहते हैं कि अगर पितृसत्ता का आज के समय में भी अगर पितृसत्ता का एक आदर्श रूप विकसित कर दिया जाए तो सभी लोगों के द्वारा जो पितृसत्ता व्यवस्था है उसको स्वीकार किया जाता है। कि जैसे अपने देखते हैं कि जो राजा हरिश्चंद्र थे उन्होंने हमेशा ही अपने जीवन में दायित्वों का वहन किया, और जो राजा दशरथ थे उन्होंने भी अपनी जो पत्नी थी जो कैकेयी को उन्होंने वचन दिया था उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने जो भगवान राम को वन के लिए भेज दिया। तो कहते हैं कि जो पितृसत्ता का इस प्रकार के अनेक उदाहरण है जो अपने को पितृसत्ता में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं पितृसत्ता के रूप के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है वो है नारी इच्छा का सम्मान। नारी इच्छा का सम्मान। इसमें कहते हैं कि जो पितृसत्ता व्यवस्था है उसमें अगर नारी इच्छा जो नारी का जो सम्मान है उसकी भावना को अगर जोड़ दिया जाए तो पितृसत्ता का जो आदर्श रूप है वो हमारे सामने आएगा। कहते हैं कि जो नारी है आज के टाइम में अपने कई जगह देखते हैं कि जो परिवार के जो डिसीजन है वो महिला वर्ग के द्वारा लिए जा रहे हैं, नारियों के द्वारा लिए जा रहे हैं। कि जैसे कोई घर पर कोई भी जैसे कहते हैं कोई भी चीज़ करनी है तो हमेशा ही जो पति है वो अपनी पत्नी से उस बारे में उसकी इच्छा जानने का प्रयास करता है, और जो भी कार्य करना है तो उससे पहले वो अपनी पत्नी से पूछता है। और इसी तरह कोई पिता है अगर उसने कोई कार्य करना है तो वो हमेशा ही वो अपने जो बेटा बेटी से डिस्कशन करते हैं इस बारे में कि हम ये कार्य करने जा रहे हैं तो ये सही है या गलत है, उसके विचार जानने का प्रयास करता है। तो कहते हैं कि जो पितृसत्ता का जब नारी इच्छा का सम्मान किया जाएगा तो पितृसत्ता का जो आदर्श रूप है वो विकसित हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट है नारी की योग्यता का सम्मान। नारी की योग्यता का सम्मान। पितृसत्ता के आदर्श रूप में नारी की योग्यता का सम्मान किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अपने बात करते हैं कि एक परिवार है उसमें दो महिलाएं हैं। एक जो महिला है उसको तो पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो उसने MA BEd कर रखी है और उसकी इच्छा है कि वो आने वाले टाइम में टीचर बने। और एक महिला है जिसे जो घर के कार्य उसमें इंटरेस्ट है और उसे लगता है कि मैं घर के कार्य अच्छे तरीके से कर रही हूँ और उसी में मेरा इंटरेस्ट है। कहते हैं कि जिसकी जैसी योग्यता उसके अकॉर्डिंग उसको कार्य किए जाने चाहिए। जैसे जो पढ़ाई में इंटरेस्ट रखती है उसको पढ़ाई के कार्य में लगा दिया जाए, और जो घर के काम में इंटरेस्ट रखती है तो उसे घर के काम में लगा दिया जाए। इस प्रकार हमारे सामने पितृसत्ता के आदर्श रूप विकसित हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट है परिवार विकास में नारी की सहभागिता। इसमें वो कहते हैं कि जब भी परिवार में विभिन्न प्रकार के जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं या परिवार का कोई भी कार्य किया जा रहा है तो महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करना चाहिए कि मां नारी से भी पूछा जाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर अपने बात करते हैं कि जैसे हम अपने घर में फर्नीचर लाना चाह रहे हैं तो क्या होता है कि जो फैमिली मेंबर है वो इकट्ठे बैठते हैं और इस बात पर डिस्कशन करते हैं कि घर में किस तरह से फर्नीचर आना चाहिए। फिर अपने बात करते हैं जो फर्नीचर का साइज़ है वो किस तरह से होना चाहिए, छोटा है बड़ा है, या मतलब जो अपना घर है उसके अकॉर्डिंग ही फर्नीचर का साइज़ होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि जो परिवार के सभी सदस्य हैं एक साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो प्रत्येक जो सदस्य है परिवार का वो अपने आप को एक खास रूप में लेता है। तो उसको बड़ी खुशी होती है कि जब भी कोई घर का कार्य किया जा रहा है या फर्नीचर का जो कार्य फर्नीचर लाने की बात हो रही है तो मेरे भी व्यू जानने की कोशिश की गई, तो उसे एक बहुत अच्छा लगता है और खुशी महसूस करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है नारी के प्रति सम्मान की भावना। पितृसत्ता के आदर्श रूप में नारी के प्रति जो सम्मान की भावना होनी चाहिए
कभी भी जो पुरुष वर्ग है उसे हमेशा ही जो महिला वर्ग है उसको अपने से मतलब कहते हैं ना कम योग्यता या कम महत्व नहीं देना चाहिए, दोनों को ही समान समझा जाना चाहिए। ये जो पुरुष वर्ग है उसको हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो नारी वर्ग है उसमें भी उतनी योग्यता हो सकती है जितनी कि उसके अंदर खुद के अंदर है। तो कहते हैं कि अगर पितृसत्ता में नारी के सम्मान की भावना को जोड़ दिया जाए, नारी के सम्मान की जो भावना उसका समावेश कर दिया जाए तो पितृसत्ता का आदर्श रूप विकसित होगा और इससे क्या होगा, जो लैंगिक विभेद है वो भी नहीं होगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पुरुष द्वारा उत्तरदायित्वों का पालन। कहते हैं कि पितृसत्ता उस समय आदर्श रूप में विकसित हो सकती है जब जो पुरुष वर्ग है वो अपने जो भी उसको उत्तरदायित्व दिए गए हैं उसका वो जो पालन है वो पूरे अच्छे मतलब करे, पूरे मन से उसका पालन करे। कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अपने बात करते हैं कि अगर जो पुरुष है वो अगर अपने लिए कोई भी जैसे कोई भी नई ड्रेस लेके आ रहा है, नया वस्त्र खरीद रहा है, तो उसे अपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी इससे संबंधित कार्य मतलब नए जो कपड़े उनके लिए खरीदने चाहिए। और सभी कहते हैं इस तरह वो अन्य क्षेत्रों में भी अपने परिवार का पूर्ण रूप से ध्यान रखता है। तो कहते हैं कि पितृसत्ता हमारे समाज में तब आदर्श रूप में विकसित हो सकती है जब पुरुष वर्ग के द्वारा अपने उत्तरदायित्व का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। अब नेक्स्ट है परिवार में समानता का व्यवहार। परिवार में समानता का व्यवहार कहते हैं कि परिवार में समानता का व्यवहार होना चाहिए। तो जैसे भी कोई भी कार्य जब कार्यों का विभाजन किया जा रहा है परिवार के सदस्यों में, तो कहते हैं कभी भी उसमें असमानता नहीं होनी चाहिए, सभी के साथ समानता पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है परिवार में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था। अब कहते हैं कि जो परिवार है उसमें सभी प्रकार की सुविधा अगर उपलब्ध होगी तो हमारे जो तो पितृसत्ता का एक आदर्श रूप विकसित होगा। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अपने बात करते हैं कि घर में एक लड़का और लड़की है, जो लड़का है उसका तो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है और एक जो लड़की है उसका इंटरेस्ट जो है वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसका जो मानसिक स्तर है वो बहुत अच्छा है। तो जो पेरेंट्स है उनका दायित्व बनता है कि वो हमेशा मतलब उनका दायित्व बनता है कि वो लड़की है जिसका इंटरेस्ट है पढ़ाई के अंदर तो उसके लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करें। तो कहते हैं परिवार में आवश्यक सुविधाएं की अगर व्यवस्था हो जाएगी तो हमारे समाज में पितृसत्ता का एक आदर्श रूप विकसित हो जाएगा। अब है नारी की व्यवसायिक योग्यता का सम्मान। नारी की व्यवसायिक योग्यता का सम्मान। इसमें वो कहता है कि जो पितृसत्ता का आदर्श रूप तभी हमारे समाज में होगा जब नारी की जो व्यवसायिक योग्यता है उसका सम्मान किया जाएगा। कि अगर वो सिलाई से संबंधित कोई कार्य करना चाहती है या अर्निंग से संबंधित कोई कार्य करने चाहती है तो जो पितृसत्ता है जैसे जो पुरुष प्रधान जो कहते हैं कि जो घर में जो बड़ा व्यक्ति है तो जो घर का मुखिया है उसे हमेशा ही नारी की व्यवसायिक योग्यता का सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार हमारे समाज में नारी कहते हैं पितृसत्ता का एक आदर्श रूप विकसित होगा। अब है कार्य विभाजन का उचित आधार। कार्य विभाजन का उचित आधार। इसमें कहते हैं कि जो परिवार में जब भी कार्य बांटे जा रहे हैं या कार्य का विभाजन किया जा रहा है तो उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो स्त्री है तो इसको घर से संबंधित कार्य दे दिए, ये तो पुरुष इसको घर के बाहर के कार्य दे दिए। तो कहते हैं कि जो कार्य का विभाजन है उस टाइम ये नहीं सोचना चाहिए कि वो महिला है या पुरुष है। अगर कोई पुरुष वर्ग घर पर कोई कार्य करना चाह रहा है तो प्रधान पुरुष के द्वारा हमेशा ही उसका प्रोत्साहन किया जाना चाहिए, ना कि उसको मना किया जाना चाहिए। अब है उचित निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था। उचित निर्देशन एवं परामर्श की व्यवस्था। इसमें कहते हैं कि परिवार में उचित निर्देशन तथा परामर्श की व्यवस्था होनी चाहिए। कि जो भी परिवार में जो भी प्रधान सदस्य है उसके द्वारा हमेशा ही अपने परिवार के सदस्यों का उचित निर्देशन तथा परामर्श किया जाना चाहिए
कि अगर किसी का मतलब जैसे अपने फॉर एग्जांपल के तौर पे अपने बात करते हैं कि एक घर में एक महिला है, वो जैसे उसको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, वो पढ़ी लिखी है, तो घर के जो भी कार्य हैं, पढ़ाई से संबंधित जो भी कार्य हैं, तो वो उसी महिला के द्वारा लिए जाने चाहिए जिसने पढ़ाई कर रखी है। तो कहते हैं कि अगर वो घर के डिसीजन लेगी, पढ़ाई से संबंधित अगर वो डिसीजन लेगी, तो वो कहते हैं कि परिवार के अन्य सदस्यों के लिए अच्छा होता है। कि ऐसे ही अपनी बात करते हैं कि किसी का कलर सिलेक्शन बहुत अच्छा होता है, तो कहते हैं कि घर पे जब भी पेंट करवाना है, तो जिस महिला का कलर सिलेक्शन करने का तरीका बहुत अच्छा है, उसको ही आगे किया जाना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि परिवार उचित निर्देशन और परामर्श की व्यवस्था है वो परिवार में होगी, तो लैंगिक भेद भी समाप्त होगा और समाज में पितृसत्ता की व्यवस्था भी आएगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अधिकारों का विकेंद्रीकरण। अधिकारों का विकेंद्रीकरण कहते हैं कि परिवारों में जो परिवार है उसमें अधिकारों का विकेंद्रीकरण कर दिया जाना चाहिए। प्रधान पुरुष के द्वारा अधिकारों को बांट दिया जाना चाहिए। जैसे जिसकी योग्यता है या जैसे जिसकी कार्य करने की क्षमता है, उसको वही कार्य देने चाहिए। कि जैसे हम बात करते हैं कि अधिकार, जो भी अधिकार है घर के, जो भी परिवार के जो भी अधिकार हैं, वो मतलब परिवार के जो सदस्यों में बांट दिए जाने चाहिए, योग्यता के अनुसार पर ही बांटने चाहिए। तो ये हुआ पितृसत्ता का आदर्श रूप। अब अपन ने पितृसत्ता के बारे में पूरी तरह से चर्चा कर ली है। पितृसत्ता के इंट्रोडक्शन के बारे में, पितृसत्ता के सकारात्मक पक्षों के बारे में और पितृसत्ता के नकारात्मक पक्षों के बारे में, क्लास में पितृसत्ता के आदर्श रूप के बारे में। कहते हैं कि जो पितृसत्ता का अगर हमारे समाज में पितृसत्ता का आदर्श रूप विकसित हो जाए, तो कोई किसी भी व्यक्ति के द्वारा पितृसत्ता का विरोध नहीं किया जाएगा। तो ये तो हुआ अपना पितृसत्ता वाला टॉपिक। आई थिंक आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अब कोरोना के टाइम जो भी आपको घर पे जो भी टाइम मिल रहा है उसका आप यूटिलाइज करें। ओके, थैंक यू।